Good morning and welcome to all the viewers. This lecture is lecture number 9 in continuation of previous lecture on land law. I have already discussed about the land and types of lands, legal definition of lands. And I, at the outset, indicated that the reforms were made before pre-independence period and even after independence in the concerning and relevant land laws. So just by way of backdrops, what were the situation under which such reforms became imperative and the rulers, British rulers, were also forced to adopt reforms, and when the nation was freed from the slavery of the British rule, then the public representative who formed the government, they become very much conscious about it and started step by step taking actions which resulted in several amendments of one act or the other. I will come to that part later on. आज यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ आंदोलन के बारे में जानकारी भी चाहिए, समझने के लिए भी चाहिए, और कुछ शोधार्थी, विद्यार्थी, परीक्षार्थी को भी इससे फायदा हो सकता है और आम जनता को भी कुछ ज्ञान में वर्धन होगा। इसलिए सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के समय ही किसानों के ऊपर जो अत्याचार होता था उसके समय में भी आंदोलन होता था, लेकिन वो छिटपुट होता था, क्षेत्रीय होता था, उसको जबरदस्ती दबा दिया जाता था। एक क्षेत्र में हुआ तो दूसरे क्षेत्र में पता ही नहीं चलता था, और अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग कारण और विषय वस्तु रहता था रिजेंटमेंट का, आंदोलन करने का, लेकिन कोई उसका प्रारूप नहीं था कि आंदोलन किस तरह से करना चाहिए, कोई संगठन नहीं था, इसलिए वो सब सफल नहीं होता था, बराबर दबा दिया जाता था। उसके पहले ये सब चलते रहा, तब 1915 में ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट पहली बार शुरू हुआ, जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ। चूँकि इमीडिएट जो था मिडिल मैन जमींदार था, अंग्रेज और भारतीय जनता के बीच में जमींदार, तो जमींदारों के खिलाफ आम जनमानस में रिजेंटमेंट रहता था। तो पहला आंदोलन हिंदुस्तान में 1915 में शुरू हुआ। 1915 का आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन कह सकते हैं कि आंदोलन की चिंगारी जो पहले छिटपुट थी वो आग में परिवर्तित हुई, और उसका स्वरूप सबसे ज़्यादा और सबसे पहले देखने में बिहार के चंपारण जिला में ही मिला। जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं या जो विधि व्यवसाय में हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन्स आज भी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग को ये मालूम है चंपारण सत्याग्रह। क्यों मालूम है? क्योंकि इस चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी ने भी योगदान दिया था। कुछ लोग भ्रमित होते हैं कि चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का ही शुरू किया हुआ है, ये सही नहीं है। वहाँ के ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि अग्रणी लोग कौन कौन थे। तो चूंकि वो विषय नहीं है, उस पर डिटेल जाना नहीं, वो विषयांतर हो जाएगा। सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं कि चंपारण सत्याग्रह चंपारण जिला में शुरू हुआ था, जो अभी बट करके 2 जिला बन गया है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण बेतिया।
ये दोनों जगह पर आंदोलन किस बात के लिए हुआ था? वहाँ के किसान लोग नील की खेती करते थे। जैसे पहले के लेक्चर में बताया गया कि अगर किसानों की उपज कम हो रही है तो किसान को भी कम मुनाफा हो रहा है, और जो ज़मींदार थे ज़मींदार को भी मुनाफा नहीं हो रहा था, और बराबर शेयर बढ़ाया जा रहा था। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा मुनाफा के लिए ज़मींदार लोग दबाव देते थे कि कॉमर्शियल क्रॉप करें। तो अन्य कॉमर्शियल क्रॉप जिसके बारे में पूर्व में बता चुके हैं, एक इंडिगो भी था जिसको नील बोलते हैं, जिससे उसी प्लांट से नील बनता था। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाता था अंग्रेज, और इंग्लैंड में ले जा करके वहाँ अपने फैक्ट्री में उसको नील बनाता था, और उसको तरह तरह के कार्यों में, दवा में, हर प्रकार के, या चूना में मिला करके वाइट वॉशिंग करने के लिए चूना, अच्छा उससे वाइटनेस ज़्यादा आता है। नील वाइट कपड़ा में भी धुलने पर दिया जाता था। तो सब विभिन्न प्रकार का प्रयोग उस ज़माने में भी होता था। वो कॉमर्शियल क्रॉप था, उसमें उन लोग को फ़ायदा। आज भी चंपारण जिला के कई जगहों में देखने के लिए मिलेगा। नील्हा कोठी लोग, किसान लोग, लोकल वहाँ के लोग जानते हैं। नील्हा कोठी मतलब जो उस एरिया का इंचार्ज अंग्रेज ऑफिसर होता था और जिस बंगला में रहता था उसको लोग नील्हा, उसी नील के खेती करने वाले के लोग इंचार्ज होते थे, तो नील्हा कोठी कहलाता था। तो नील्हा कोठी में अंग्रेज लोग रहते थे। जैसे पिपरा कोठी एक जगह है, वहाँ भी था उन लोग का। तो वहाँ पर किसानों को बहुत परेशानी होती थी। वो एरिया में जो मौसम होता था, बारिश का जो सिचुएशन होता था, आउटपुट होता, किसान मेहनत बहुत ज़्यादा करते थे और उसको खा नहीं सकते थे। वो तो सारा का सारा अंग्रेज ले लेता था और उसके मर्जी पर रहते थे। वहाँ के किसानों की बहुत दयनीय स्थिति थी। तो ये लोग मूवमेंट चला, और मूवमेंट में बाद में गांधी जी का साथ मिला, और मूवमेंट विस्तारित होते चला गया। उसी प्रकार मगध क्षेत्र में किसान लोग अफीम की खेती करते थे। उसके लिए एक अलग बना हुआ है ओपीएम एक्ट, और उसी अफीम से पोस्ता दाना निकलता है। आज के बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत होता था। और उस एक्ट के अंदर और रूल्स और इंस्ट्रक्शंस जो ब्रिटिश सरकार ने इशू किया था, उसके लिए जमींदार लोग को ही, या जो टेनियर होल्डर होते थे, छोटे जमींदार होते थे, उन लोग को ही उसका इंचार्ज बनाया जाता था। तो उसमें एक सर्किल बनाया जाता था, एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता था। उसके हेड को कुछ नाम दिया गया था, और जिला वाले हेड को जिलादार कहा जाता था। तो ये बात तो जो विधि के व्यवसायी हैं, पुराने अधिवक्तागण हैं, या जो न्यायाधीश हैं जिनको कभी देखने का मौका मिला, या ओपीएम एक्ट से संबंधित काम करने का मौका, अब तो हालांकि उसका वो एक्ट अभी भी है, एब्सोल्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं खेती होती है, और उसके अलावा बहुत दूसरा भी एक्ट आ गया है जिससे कि उसको प्रतिबंधित किया गया है। एनडीपीएस एक्ट आ गया है, तो उसमें भी उसको प्रतिबंधित किया गया है, और उस पर लगाम लगाया। लेकिन फिर भी चोरी छिपे अभी भी खेती होती है, और कुछ जगह खेती होती है। तो जहाँ खेती होती है या होती थी उस ज़माने में, तो उसके लिए बाकायदा लाइसेंस दिया जाता था किसानों को। तो वो चूँकि कॉमर्शियल क्रॉप था, उसको भी किसान खा नहीं सकता था, वो अंग्रेज के जिम्मे चाह था। तो पूरे एरिया से कलेक्ट होकर जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता था, जिलादार। तो हम लोग के फोर फादर्स भी पेटी लैंडलॉर्ड्स थे, उसमें से हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर जो थे वो जिलेदार थे। तो हम लोग बचपन में सुने थे कि हम लोग के जो स्टोर होता था पूरे डिस्ट्रिक्ट का, हम लोग के घर में ही स्टोर होता था। उसके लिए अलग बिल्डिंग था जिसमें कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्शन हो करके पोस्ता दाना आता था। तो जिस पॉपी में अंदर में पोस्ता दाना बंद रहता था, उसी पॉपी में से उसका रस निकाल करके और कलेक्ट करके, जो बड़ा टीडियस वर्क था, उसके लिए लेडीज़ लोग को बहुत पतला पतला ब्लेड की तरह नाइफ दिया जाता था, और हज़ारों की संख्या में फील्ड में जाके उस पॉपी के ऊपर धार बनाना पड़ता था, कट लगाना पड़ता था, ताकि चीरा लगाना पड़ता था। जैसे कोई ऑपरेशन करता है तो नस्तर जिसको बोलते हैं, सर्जन लोग नस्तर लगाता है, तो वो
लगाना पड़ता, उसके लिए उस स्पेशली डिजाइन चाकू होता था जो सप्लाई किया जाता था। और आज रस्तर लगा दिया, दिन भर में या 24 घंटा में या 36 घंटा में जो उसका पॉपी बॉल है उसका रस निकल गया तो उसको फिर एक दूसरा अपरेटस था, उससे उसको कलेक्ट किया जाता था और कलेक्ट करके एक बर्तन में जमा किया जाता। तो वो भी प्रेशस आइटम था, उससे भी मेडिसिन और नशा में भी लोग उपयोग करते थे, तरह तरह का उपयोग होता था। तो ये दोनों मेन प्रॉफिट उसमें उसी को होता था, उसमें भी किसानों को परेशानी होती थी। तो इस प्रकार के अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए, जहाँ जहाँ डायरेक्ट उन लोग का कंट्रोल था, तो किसानों को उस तरह का क्रॉप करने के लिए बात किया जाता था जिससे किसान को डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो और ब्रिटिशर्स लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा उठा सके। अब चंपारण सत्याग्रह का इम्पैक्ट क्या हुआ, गुजरात में खेड़ा जगह है, खेड़ा का सत्याग्रह शुरू हुआ और खेड़ा में जो सत्याग्रह हुआ वो 1918 में हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये धीरे 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 फ्लेयर अप करते करते बहुत बड़ा आंदोलन हुआ गुजरात में ही, बारडोली सत्याग्रह सन 1928 में हुआ, जिसमें मुख्य कारण था कि टैक्स जो लेता था ब्रिटिश सरकार, उसमें 30% का अप्रत्याशित बढ़ोतरी या इजाफा कर दिया। और उस मूवमेंट में लीड लिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उसी के कारण उसी मूवमेंट में उनको सरदार की उपाधि मिली थी। वो भी कोई पदाधिकारी के द्वारा नहीं, वो आम जनता के बीच में जो आंदोलनकारी थे उसी बीच में, जैसा कि सुनने में आता है, उसमें आई एम नॉट 100% करेक्ट, कोई स्त्री थी, स्त्री पुरुष सभी, उन्होंने वयोवृद्ध स्त्री थी, उन्होंने उनको सरदार की उपाधि दिया था। उसके बाद से लोग जाने और पहचाने सरदार के रूप में भी उनको, और अंत तक आज तक हम लोग उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में याद करते हैं। फिर इस मूवमेंट का असर पड़ा अवध क्षेत्र में, जो यूपी के अंतर्गत आज के तौर, यूपी में एक बृहत किसान महासभा का आयोजन किया गया और किसानों ने जितना भी मुद्दा था उसमें सभी राज्यों के किसान, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के जो भी थे किसान, गुजरात वगैरह महाराष्ट्र, सभी किसान उसमें सम्मिलित हुए थे। ज़्यादातर सेंट्रल प्रोविंस के लोग थे, लेकिन कुछ प्रतिनिधि लोग आए थे। तो उसमें धीरे धीरे किसानों का आक्रोश दिखाई पड़ता था कि बढ़ रहा है और विद्रोह की भावना भी पनप रही थी। अब उस स्थिति में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस इशू को उठाया। वो कराची में 1931 में अखिल भारतीय पूरे भारतवर्ष के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो महासभा था, कॉन्फ्रेंस था कराची में, जो अभी पाकिस्तान में चला गया, वहाँ 1931 में इसका प्रस्ताव रखा गया कि किसानों के जो कंसर्न हैं उनको भी हम लोग हैंडल करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे और उसको सुनियोजित तरीके से चलाया जाएगा। उसके बाद 1936 में फैजपुर में भी कांग्रेस की सभा हुई और उसमें एग्रेरियन रिफॉर्म, किसानों से संबंधित रिफॉर्म के लिए 1936 में कांग्रेस, उस समय की जो कांग्रेस की सभा थी, उसमें कुछ सुझाव आए, कुछ प्रस्ताव पारित हुए और उसमें कुछ प्रोग्राम बना कि इसको किस तरह से मूवमेंट के रूप में अंग्रेज़ों के सामने रखा जाए, अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया जाए और किसानों की स्थिति में सुधार लाया जाए, या जो कानून चल रहे थे जिससे किसानों को दबाया जाता था, वो सब कानूनों को या तो समाप्त किया जाए या बदला जाए। उसके बाद करीब करीब उसी समय, यानी कि 35-36 के आसपास, एक रिजोल्यूशन पास हुआ था इलाहाबाद में। वो रिजोल्यूशन में बड़े बड़े नेता लोग थे, तो ऐसा कहा जा सकता है कि 35 में रिजोल्यूशन पहले इलाहाबाद में पास हो गया, तब 36 में कांग्रेस ने उसको एडॉप्ट किया।
क्यों एडॉप्ट किया 36 में कि उस समय जो भी थे किसान में, तो कुछ जमींदार थे, वो लोग भी, उनके पास भी जमीन था और उन लोग पास साधन संपन्न थे, तो जमींदार लोग उसमें ज़्यादातर मौजूद थे। 1935 में जो इलाहाबाद में हुआ था किसानों का कॉन्फ्रेंस, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और बिहार से सभी लोग आप जानते हैं सहजानंद सरस्वती जो किसानों के आंदोलन के अग्रणी रहे हैं, और पूरे भारतवर्ष में उनका नाम आज भी लिया जाता है सम्मान से, और उनको लोग पूछते हैं। तो किसानों के हित में उन्होंने अपना पूरा जीवन का योगदान दिया था, तो उसमें वो भी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, और ये किसानों का ही कॉन्फ्रेंस था। लेकिन उसमें अंग्रेजों के खिलाफ नहीं कुछ हुआ पास रिजोल्यूशन, जमींदारों के खिलाफ पास हुआ, या जमींदारों के लिए हुआ कि जमींदार को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हुआ। और जमींदार लोग पहले अपना इंटरेस्ट देखते थे, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स के दबाव में रहते, बहुत कम जमींदार थे जो ब्रिटिशर्स के अगर लॉयल नहीं थे तो उनसे वो जमींदारी राइट लेता था या उनको दूसरे ढंग से तंग करता था, केसेज में इन्वॉल्व कर देता था। तो बहुत कम जमींदार थे जो रिवॉल्ट करते थे। लेकिन फिर परिस्थिति बदल गई। परिस्थिति इसलिए बदल गई कि वैसे जमींदार लोग पैसिव हो गए, एक्टिव रोल नहीं रहा किसानों के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का, और एक तरह से ये मूवमेंट डॉर्मेंट स्थिति में चला आया। और जो जमींदार लोग थे वही लोग ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी में भी थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में, इसलिए वो लोग स्लो डाउन हो गए, कहिए मटिया दिए, एक्टिव नहीं रहे। इसलिए उस समय तक सन 1942 आते आते किसानों का मूवमेंट डॉर्मेंट हो गया। तब गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया था 1942 में, भारत छोड़ो अभियान। ये बहुत कंट्रोवर्सी आज के तारीख में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हिस्टोरिकन के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिबेट में सब आ रहा है। जो लोग सुनते हैं, देखते हैं, समझ रहे हैं तो उसको एनालिसिस कर सकते हैं, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन मूवमेंट था, मूवमेंट एक पक्ष के मानना है कि वो मूवमेंट किसान अंग्रेज़ों को भगाने के लिए था, जैसा कि नाम था। दूसरा मूवमेंट था कि नहीं, अंग्रेज़ों के इशारों पर ही क्रांतिकारियों के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, हिंदुस्तानियों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो ऐसा किया गया था। और एक सर्वमान्य नेता के रूप में महात्मा गांधी आगे आ जाए, इसलिए उसको अंग्रेज़ों का भी बैकडोर से उस मूवमेंट को मदद मिल रहा था। ये कंट्रोवर्सी है, इस पर हमारा कुछ कहना नहीं है, जानकारी के लिए बता रहे हैं। और कोई भी सजग व्यक्ति इसको इतिहास के पन्नों से छानबीन करके और स्वयं इसका निष्कर्ष निकाल सकता है। तो अब जब ये देखा गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट नेशनल कांग्रेस के द्वारा लिया गया और उसका लीड गांधी जी के हाथ में आ गया, तो जो जमींदार थे कांग्रेस में भी थे और किसान भी थे, किसानों के हित और किसान के महासभा में भी आए थे, वो लोग तो डॉर्मेंट हो गए। तो बाकी जो खाटी किसान संस्थाएं थी, किसान के ऑर्गेनाइजेशन थे या जो ग्रुप था किसान का, वो लोग क्विट इंडिया मूवमेंट का साथ नहीं देने लगे। अब जब साथ नहीं देने लगे तो मूवमेंट कमजोर पड़ने लगा। वो जो शुरुआत दौर में इम्पैक्ट था वो इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो इसका फायदा उठाया उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप्स वाले लोग, जिसमें से मुख्य रूप से सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे। वो लोग सुगो मोटो कूद पड़े किसान के आंदोलन में और लीड लेना शुरू कर दिया। और पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया किसान सभा का प्रादुर्भाव हुआ, गठन हुआ। उसी के बाद आंध्र प्रदेश में एक ऑर्गेनाइजेशन बना, एनजी रंगा के नेतृत्व में, आंध्र
रियाल एसोसिएशन और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जो आ गया था, उसको इन लोगों ने मूवमेंट में कुछ आगे बढ़ाया, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट मिल करके। लेकिन ऑल इंडिया किसान सभा जो 1936 में था, उसके प्रेसिडेंट स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और सेक्रेटरी NG रंगा थे। और ये 42 से 47 आते आते फिर आज़ादी आ गई। आज़ादी आ गई तो आज़ादी के बाद जो संबंधित सरकारें थी उसने कानून बनाना प्रारंभ किया। तो इसलिए ये बैकग्राउंड बना दिए कि ये बैकग्राउंड जानने के बाद कैसे कैसे रिफॉर्म हुआ, जब एक एक एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसको समझने में, अप्रिशिएट करने में जो व्यवसाय से, विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं, यानी कि अधिवक्तागण या अन्य ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी आजकल बहुत है विधि से संबंधित, और ख़ास करके आज भी लैंड के संबंध में, रियल एस्टेट में इसका कारोबार, एक रियल सेक्टर बहुत बड़ा अभी बैकबोन बना हुआ है इंडियन इकोनॉमी के लिए। बीच में स्लो डाउन हुआ था कई कारणों से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है जानना और समझना। और इसके बाद आज एक क्वेश्चन जो DCLR साहब का था, उसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। वो क्वेश्चन उन्होंने लिखा था कि बिहार के बहुत से ज़िले में रिविजनल सर्वे हुआ है और कुछ जिला में रिविजनल सर्वे नहीं हुआ। तो उनका मेन प्रश्न बकास्त का है कई तरह से, तो बकास्त का जवाब देंगे अगला लेक्चर में, और उस पर काफ़ी समय लगेगा, डिटेल में कानून के साथ बताएंगे। और सर्वे का जो मैटर है, रिविजनल सर्वे का इन्होंने जो उठाया है, तो रिविजनल सर्वे में एक साथ सर्वे का मैटर लेंगे, टेकअप करेंगे एक टॉपिक में। तो हो सकता है सर्वे के ऊपर 2 या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर भी हो सकता है। तो अभी एक प्रश्न उनका जो था, प्रश्न नंबर 3, रिवीजन सर्वे पार्टली हुआ है और पार्टली नहीं हुआ है, उसके बारे में इतना ही आंसर उचित होगा देना कि जहाँ रिविजनल सर्वे हो गया वहाँ कैडेस्ट्रल सर्वे का एग्जिस्टेंस स्वतः समाप्त हो गया। पीछे भी हम बता चुके हैं। अब जो सर्वे रिकॉर्ड बना वही जेन्युइन माना जाएगा, वही वैलिड माना जाएगा, वही लीगल माना जाएगा, क्योंकि उसका प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस है। दूसरा प्रिजम्पशन है कंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूटी का दूसरा एस्पेक्ट है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि जिस दिन खतियान बना उस दिन भी सही था और उस दिन वही स्थिति थी, और आज भी वो सही है, आज भी यही स्थिति है। तो उसके पहले कैडेस्ट्रल सर्वे तो स्वतः समाप्त हो गया। और इसको विशेष समझाने के लिए आम जनता के लिए सर्वे के प्रोसीजर के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा आसान होगा, लेकिन विधि वेता लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक सर्वे ऑपरेशन हुआ और उसके कुछ वर्षों के बाद दूसरा सर्वे ऑपरेशन हुआ, तो सारी प्रक्रियाएं अपनाने के बाद वो नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। हो सकता है वो रैयत भी नहीं रहा हो सकता है वो प्लॉट 1 बीघा से 4 टुकड़ा में बट गया हो सकता है कि उसका नंबर भी 4 प्लॉट बन गया हो, दूसरा नंबर पड़ गया हो, सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैप भी उसी तरह से बन गया हो, तो उसकी सिमिलरिटी नहीं हो सकती है, वो उसका आधार नहीं हो सकता। लेकिन उसकी उपयोगिता कोर्ट में, न्यायालय में अगर ये सवाल खड़ा होता है कि ये आज का रिविजनल सर्वे एंट्री गलत है, तो गलत कहाँ है? एट दी वेरी पॉइंट, जिस समय ये बना वहीं से गलती बताना पड़ेगा। ये आज पब्लिश हो गया, आज गलती हुई नहीं, उसकी जो सतत प्रक्रिया है वो पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद वो तैयार होता है। तो जब पूरी प्रक्रिया हुई ही नहीं या पूरी प्रक्रिया सही नहीं रही तो गलत कह सकते हैं। तो जिस दिन शुरू हुआ तो शुरू में क्या स्थिति थी? तो शुरू में कैडेस्ट्रल सर्वे वहाँ तक कंटिन्यू कर रहा था, तो वही स्थिति थी। तो किसी भी लॉ में प्रिजम्पशन को, जहाँ कानून में ये माना जाता है कि सही है, उसको प्रिजम्पशन कोर्ट शैल प्रिज्यूम और कोर्ट में प्रिज्यूम 2 वर्ड आता है। तो
हर प्रिजम्पशन रिवर्टेबल होता है, यानी कि उस प्रिजम्पशन को डिनाई कोई अगर करता है तो उसको ये अधिकार है डिनाई करने के बाद उसको प्रमाणित करने का। तो अगर कोई आज कहता है कि रिविजनल सर्वे एंट्री गलत है, तो उस परिप्रेक्ष्य में कैडेस्ट्रल सर्वे एंट्री को देखा जा सकता है कि उस समय अमुक व्यक्ति का नाम था, तो उसका नाम था, तो उसके बाद आज जो व्यक्ति है उससे कंटिन्यूअसली टाइटिल का फ्लो होता है कि नहीं, पोजीशन का फ्लो होता है कि नहीं, किस प्रकार से उसको ट्रांसफ़र हुआ, या उसके खानदान का है कि नहीं, कैसे वहाँ से लिंकअप किया जाए कि उसका ओरिजिन जहाँ था वहाँ से यहाँ तक वो पहुँच गया, जिसको कि चेन ऑफ टाइटिल या एंटीसीडेंट ऑफ टाइटिल कहते हैं, या कंटिन्यूएशन ऑफ पोजीशन भी कह सकते हैं। किस कैपेसिटी में था वो अलग मसला है। तो ये दिखाने के लिए सिर्फ रेलिवेंसी है जब हम रिविजनल सर्वे को चैलेंज करेंगे कि एंट्री रॉन्ग है, इसके अलावा इसका कोई। तो DCLR साहब का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जवाब यही है। और फिर उसमें उन्होंने बकास्त को मिला दिया गया है कि भेदभाव होता है। तो भेदभाव सरकार की ओर से सरकारी पदाधिकारी लोग करते हैं, उसका 3 कारण हो सकता है। एक अज्ञानता हो सकती है, दूसरा है कि जो पक्ष उनके समय कोई आदेश लेने के लिए गया है उस पक्ष के तरफ से सही विषय वस्तु को नहीं रखा गया, सही कागजात नहीं दिखाया गया, सही कानून नहीं दिखाया गया, दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये हो सकता है जिसको बोलते हैं एक्सटेनियस, अलग कोई कारण हो सकता है, पैरवी, पैसा, प्रभाव, कुछ भी हो सकता है, उसके कारण भी गलत ऑर्डर हो सकता है। लेकिन ये तो इंटरनल मैकेनिज्म जो सरकार का है उसका दोष है, वो किसी लॉयर के द्वारा उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है, न उस पर कोई कानूनी राय व्यक्त की जा सकती है कि व्यक्ति काहे भेदभाव कर रहा है। सिर्फ ये कहा जा सकता है कि ऐसा आदेश होगा, वो कानून के अनुसार नहीं है, ये विधि सम्मत नहीं है, इट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, और इट इज़ कॉन्ट्ररी टू लॉ, और इट हैज़ बीन पास्ड इन वायलेशन ऑफ द सेटेड प्रोविजंस ऑफ लॉ, एंड इट इज़ नॉट सस्टेनेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। इस तरह से वकीलों का, तो आपका ये कहना क्वेश्चन नंबर 3 में DCLR महोदय का सिर्फ एक शिकायत के रूप में है, वो लॉयर्स के लीगल एस्पेक्ट्स में रिप्लाई के लिए कोई सवाल नहीं बनता है। तो आज इसको भी हम क्लोज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को तो जवाब दे दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 को भी क्लोज करते हैं। फिर अगले लेक्चर में सर्वे के बारे में पूरा बताएंगे, और तब उनका दूसरा सवाल है उस पर हम आएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।